यस सर। यस सर, स्टार्ट हो गया। ओके, लास्ट क्लास का डेट याद है? 8 तारीख या 6 तारीख? 7 तारीख? 8 हो सकता है। 8 है क्या? हाँ हाँ, मिल होगा। हाँ, मिल चुका है। सर लिखो तो। अच्छा, अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर मतलब बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में जो एग्रीकल्चर का एक एरिया है ना, एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट आपको समझा दिया कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर में रूल ऑफ पर्सिल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब मैं पढ़ा भी दिया था, लिखा भी दिया था, और कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिया था। और फिर एक क्वेश्चन भी इस तरह से किया था हम लोग उधर, जहाँ पर आपको ये समझाया गया था सर, पार्शियल इंटीग्रेशन तो करना ही था, एज वेल एज अगर आपको एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 तरह का अलग अलग रेट का क्वेश्चन दे दे, जैसे कि कैपिटल गेन का केस में था, तो उसको कैसे बाइफर्केट करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट था वहाँ पर। ऐसा चीज आपको आगे जाके टोटल इनकम के अंदर भी काफी मिलता है। अच्छा, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिखाया था, और कुछ एग्जांपल्स मैं आज आपको सॉल्व करा के दूंगा, मैंने डिस्कस करके दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मोटा मोटी एग्रीकल्चर से कैसा आइडिया रहने से एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछे, आपको फर्क नहीं करना चाहिए। चलो लिखो। हेडिंग करो सर। रूल क्या लिखेंगे? रूल। इसमें पॉपुलरली 3 रूल है। रूल 7 में दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। एक रूल 7 का कॉन्सेप्ट है, एक रूल 7B का कॉन्सेप्ट है, और एक रूल 8 का कॉन्सेप्ट है। 7A, 7B एंड 8, ये 3 पॉपुलर है। इसके अलावा एक और भी कॉन्सेप्ट आता है, जो सुगर केन को बताते हैं। देखते हो इसको एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया? नहीं तो मैं थोड़ा सा कर दूंगा सुगर केन का कॉन्सेप्ट को। सुगर केन मैंने गन्ना, ठीक है। एक्चुअली कल लास्ट दिन में आपको जो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया था, उस एग्रीकल्चर में कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हो, या पार्टनरशिप फार्म हो, या एओपी हो, बीओआई हो, उसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था ना सर, कि आपका एनुअल इनकम अगर 2,50,000 क्रॉस करता है, और अगर आपका 2,50,000 मैंने बेसिक एग्जामिशन लिमिट को क्रॉस करने के साथ साथ आपका एग्रीकल्चरल इनकम एनुअली 5,000 क्रॉस करता है, और उसके साथ साथ अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होते हो, तो फिर आपके ऊपर ये रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लागू होता है। यस ना सर? हाँ। और ये रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन जैसे ही आप पे लागू हो जाता है, तो एग्रीकल्चर इनकम का थोड़ा बहुत परसेंटेज आपको टैक्स लायबिलिटी के लिए जाना पड़ता है। पूरा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है ना। यही चीज मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किया था, जिसको हम लोग रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन बोलते हैं। बाकी कॉमन सेंस में, कॉमन सेंस नहीं बोलेंगे, एज पर द इनकम टैक्स रूल सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम को क्या करता है? एग्जेम्प्ट करता है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर, ये चीज आपको थोड़ा समझना चाहिए। अच्छा, मैं आपको क्या बोला, मेनली 4 रूल आता है, एक 7, 7A, 7B एंड 8, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली 7A, 7B एंड 8 इज ए सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बट रूल 7 थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। मैं समझाऊंगा अभी इसको समझाऊंगा आपको। ये रूल 7A, 7B एंड 8 के अंदर क्या फर्क है। ये बेसिकली उस एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हो रहा है कि जहां पर ना
आपका कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट भी गवर्नमेंट मान लेता है, माने इट्स नॉट अ प्योर एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें थोड़ा बिजनेस भी है और इसमें थोड़ा एग्रीकल्चर भी है। माने जैसे मानो आप चाय का खेती करते हो, लाइक टी का एग्रीकल्चर करते हो, तो ऑब्वियसली बिना एग्रीकल्चर के तो टी होगा नहीं। बट टी का एक बहुत अच्छा मार्केट का कॉमर्शियल वैल्यू है ना सर? टी का क्या है, एक बहुत ही अच्छा मार्केट में कॉमर्शियल एक कॉन्सेप्ट है। और हर छोटा मोटा बंदा लोग नॉर्मली टी का एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। टी एग्रीकल्चर करने के लिए आप मोटा मोटी पैसा वाला बंदा ही कर सकता है सिंपल सेंस में। तो गवर्नमेंट को, और टी, कॉफी, इसका ये एक कॉमर्शियल क्रॉप की तरह ही देखा जाता है इसको, क्योंकि ये डेली नीड्स का तो चीज है नहीं, है ना? ये कैफीन या टैनिन जो भी होता है, इसमें नशा ही तो होता है। हाँ सर, हम लोग चाय का नशा ही तो करते हैं, कॉफी का नशा ही तो करते हैं। तो ये कोई डेली डेली नेसेसिटी नहीं है। किसी कंट्री का इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं है ना सर कि चाय नहीं बनेगा तो कंट्री नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका इकोनॉमी चाय पे डिपेंडेंट है, कॉमर्शियल उसका एक वायबिलिटी है, तो फिर उस चीज को देखना चाहिए। और हमारे देश में तो बहुत बड़े बड़े चाय का गार्डन जो होते हैं या कॉफी का गार्डन होते हैं, कोई ना कोई बड़ा कंपनी चलाते हैं। जैसे हम लोग नेस्कैफे देखते हैं, उसका भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का होगा बहुत सारा गार्डन। कैफे कॉफी डे है ना, उसका भी बहुत सारा कैफे कॉफी का गार्डन है। चाय में तो टाटा का बहुत सारा गार्डन है इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कंपनीज हैं जो चाय के बिजनेस के लिए, जैसे दार्जिलिंग में है, आसाम में है, ठीक है। कुछ सरकारी सिचुएशंस में भी चाय को बनाया जाता है। इस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये जो कॉमर्शियल क्रॉप है, बट इसका एग्रीकल्चर भी हो रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा बाइफरकेट कर देता है, भाई हम इतना परसेंटेज को एग्री में डाल देंगे, सर्टेन परसेंटेज को हम लोग कॉमर्शियल में डाल देंगे। माने कुछ बिजनेस इनकम मानेंगे और कुछ एग्री इनकम मानेंगे। इसका परसेंटेज किसी किसी केस में क्लियर है और किसी किसी केस में क्लियर नहीं है। किस केस में क्लियर नहीं है? जैसे रूल 7 के केस में परसेंटेज का क्लैरिटी नहीं दिया, ठीक है। मैं आपको वही चीज थोड़ा समझाने का कोशिश करूंगा अभी यहाँ पर। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, देखो क्या बोलता है, वेर इनकम इज पर्शियली एग्रीकल्चरल। अभी लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट सुनो मेरे से, उसके बाद मैं लिखाऊंगा अभी। वेर इनकम इज पर्टिकुलर पर्शियली एग्रीकल्चरल इनकम एंड पर्शियली इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज बिजनेस इनकम। जहां पर इनकम partially agricultural है, partially business है। The market value of any agricultural produce, point to be noted, हाँ sir, the market value of any agricultural produce which has been raised by the assessee or received by him as rent in kind and which has been utilized as raw material in such business, or the sale receipt of which are included in the accounts of the business, shall be deducted. No further deduction shall be made in respect of any expenditure incurred by the assessee as a cultivator or receiver of rent of रेंट इन काइंड, ठीक है। फिर इसका एक मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करके फिर जाके कैलकुलेशन होता है। मैं इसको अभी एक एग्जांपल करवाऊंगा, एक दो आपको मैं समझाता हूँ। चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन भी करूंगा, बट क्वेश्चन करने से पहले आप मेरे साथ साथ थोड़ा सा लिखो। रूल 7, ठीक है। ये बेसिकली एग्रीकल्चर को दिखाते हैं, ये शुगर केन के साथ इसको मैं समझा सकता हूँ। ऐसे तो कोई भी बिजनेस के ऊपर ये लागू हो सकता है, मतलब इट्स नॉट पर्टिकुलर टू शुगर केन। बट जहां पर गवर्नमेंट ने परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं किया, वहां पर ऐसी चीजें लागू हो सकता है। मैंने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे एक काम करो, एक शुगर केन का झाड़ी बना सकते हो। कैसे होता है शुगर केन, देखे हो कभी? कैसे होता है उसका एग्रीकल्चर, देखे हो कभी? हाँ, बहुत लंबा लंबा होता है। से फॉर एग्जाम्पल ये मिट्टी है, ठीक है। इस मिट्टी में मैं शुगर केन उगाऊंगा, ठीक है, ऐसा बड़ा बड़ा डंडा की तरह ही होता है, ऐसे कुछ सच कुछ नहीं है, झाड़ी की तरह, ठीक है। क्या बन गया? जैसे थोड़ा सा ऐसे 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 किसी का होता है ना, पेड़ के साइड साइड में से झुरी झुरी निकलते हैं, उसका रूट्स वगैरह, काइंड ऑफ दैट। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या बना सर? शुगर केन। ऐसा कौन सा ड्राइंग होता है ढूंढ लो, बट मैंने तो कर दिया, ठीक है। अब ये शुगर केन का आप लोग भी ड्रॉ करके कर सकते हो, क्योंकि रीजन है। अब जो मानो कि ये मैंने कुछ शुगर केन एग्रीकल्चर किया, इसका मैं एक फेयर मार्केट वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा? फेयर मार्केट वैल्यू।
एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि मैंने जितना शुगर केन उगाया इसका फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख टका। ठीक है, मैंने जितना शुगर केन उगाया इसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना बोला मैंने? 3 लाख टका। समझ रहे हो? ठीक है, 3 लाख से क्या मतलब है सर? 3 लाख से मतलब है कि अगर मैं ये शुगर केन को मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे 3 लाख टका के आसपास मिल सकता है। दैट इज सिंपल मतलब। यहाँ पर कुछ कहानी है। ये शुगर केन बना तो ऑब्वियसली शुगर केन खेती करके, है ना? ये जो शुगर केन बना ऑब्वियसली खेती करके बना, खेती इन द सेंस एग्रीकल्चर के थ्रू से बना। और दैट इज इंटरेस्टिंग कैच कि सर ये कॉमर्शियली बनाया गया, फिर इसको ना फैक्ट्री में डाला जाएगा। कहाँ डाला जाएगा? फैक्ट्री में। मतलब शुगर केन का खेती होने के बाद वो फैक्ट्री में आएगा। फैक्ट्री में, फैक्ट्री में ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा। यही चीज रॉ मटेरियल बन के फैक्ट्री में जाएगा। चलो एक काम करते हैं, फैक्ट्री भी बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? फैक्ट्री। यही शुगर केन फैक्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल आ जाए, फिर इस फैक्ट्री से क्या निकलेगा? शुगर। ठीक है, नाउ आता है कहानी में ट्विस्ट। देखो, अब फैक्ट्री में जब ये शुगर बनने के लिए आया, अच्छा फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री कोई एग्रीकल्चर है कि फैक्ट्री एक बिजनेस है? बिजनेस है। बिजनेस होगा तो उसका क्या बनेगा? पीएल बनेगा। हेलो, बनेगा कि नहीं बनेगा पीएल? बना दो एक पीएल। इसमें मैं थोड़ा सा एज्यूम करके दे देता हूँ, आप लोग भी दे दो। टू ओपनिंग स्टॉक, से फॉर एग्जांपल 3 lakhs। टू परचेस, से फॉर एग्जांपल 2 lakhs। टू सैलरी, मैंने तुम्हें खर्चा दिया, से फॉर एग्जांपल 2 lakhs। टू अदर एक्सपेंसेस, से फॉर एग्जांपल 3 lakhs। इस तरह से तुम पुट करो टू। अच्छा, टू और नहीं देना है। अच्छा, इधर बाई साइड में दे तो बाई सेल। मानो इतना चीनी सेल किया, इसका अप्रोक्स मार्केट वैल्यू है 14 लाख का, सेलिंग वैल्यू। ठीक है, टर्नओवर। तो 14 लाख से जब इधर का एक्सपेंस को मैं माइनस करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट, सही तो? हाँ सर, टू नेट प्रॉफिट। तो 14 लाख से 3 2 5 2 7 3 10, 10 लाख का निकाल लेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 4 लाख। ठीक है, तो मेरा हो गया 4 लाख का प्रॉफिट। अब ये बिजनेस इनकम, ये 4 लाख का इनकम क्या है? बिजनेस इनकम। हम लोग लिख रहे हो ना सर? लिखना जरूरी है। तो 4 लाख हो गया मेरा बिजनेस इनकम। ये तो पीजीबीवी में जाएगा, है ना सर? ये तो पीजीबीवी में जाएगा। अब इसमें से एग्री इनकम को कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? चलो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर और एजम्पशन देता हूँ। सपोज ये जो एग्रीकल्चर के लिए मैंने गन्ना उगाया, इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। इस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में मेरा खर्चा पड़ा है मानो 50,000। तो मेरा एग्री इनकम कितना होगा? इसको मैं 3 लाख में, इसका मार्केट वैल्यू है, तो मेरा एग्री इनकम कितना हो जाएगा? 3 लाख माइनस 50,000 इक्वल्स टू 2,50,000। हेलो, है ना? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जितना है वहां से अगर मैं सॉरी
3 लाख अगर मार्केट वैल्यू है, ये जो 3 लाख का मार्केट वैल्यू था, इस 3 लाख वाला मार्केट वैल्यू से अगर मैं कल्टीवेशन कॉस्ट को माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चरल इनकम से बिजनेस इनकम में कैसे आया? यही चीज जब मेरा रॉ मटेरियल के रूप में इधर आया, फिर मैं उसको पीजीपी में डाला, तो मैंने ओपनिंग स्टॉक में 3 लाख दिया, फिर परचेस किया, फिर सैलरी दिया, फिर अदर एक्सपेंस दिया, ऐसा करके मुझे नेट प्रॉफिट मिला। तो पीजीबीपी में ये 14 लाख, ये जो 4 लाख का, ये पीजीबीपी का इनकम है, और ये जो 2,50,000 है ये मेरा एग्री इनकम है। इंटरेस्टिंगली ये जो पूरा घटना घटा है, इसमें ये एक ही चीज है, क्या है? शुगर केन की खेती। एंड उसी शुगर केन का खेती करके मैं शुगर केन से चीनी बनाया। ठीक है, नॉर्मली जो लोग शुगर केन का खेती करता है, वो मार्केट में सिर्फ शुगर केन, वो 2-4 फल टाइप का बेचने के लिए नॉर्मली शुगर केन का खेती नहीं होता है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक चावल या गेहूं नहीं है कि उसका बहुत यूज होता है। शुगर केन प्रसाद में फल की तरह लिया जाता है, या फिर नॉर्मली भी कोई ऐसे फ्रूट उसको यूज कर सकता है, बट वो कितना ही करेगा? ऐसे शुगर केन का बहुत झमेला है, वो मैंने इतना आसानी से तो उसको काट के खा नहीं सकते। वो काटने का, वो पहले बैठो, फिर उसको निकालो, फिर उसको छोटा छोटा करो, फिर जाके उसको चबा के फेंकना पड़ता है। तो उसका कंजम्पशन बहुत लो है, बहुत लो, ड्राई भी हो जाता है। तो तुम शुगर केन को डायरेक्टली उस तरह से कंज्यूम कर ही नहीं सकते। मैंने जिस तरह से खेती करेगा, उसके हिसाब से मार्केट में खरीदने वाले लोग है ही, होगा ही नहीं। तो ये मत समझो कि शुगर केन डायरेक्ट फ्रूट्स के लिए, कंजम्पशन के लिए यूज होता है, वो बहुत रेयर केस है। पॉइंट इज, तो शुगर केन का खेती वही करता है जिनका चीनी का मिल होता है, या चीनी का फैक्ट्री होता है, या चीनी या गुड़। चीनी बनाने जाएगा, वहां से गुड़ भी बनेगा, उसको मोलासिस कहते हैं। ठीक है, गुड़ बनेगा। तो चीनी एंड गुड़ बनाना, ठीक है, या फिर मिश्री बनते हैं ना, मिश्री भी इसी प्रोसेस से बनता है। ठीक है, तो इसका सब बाई प्रोडक्ट है। मिश्री जो है वो चीनी नहीं है, चीनी रिफाइंड फॉर्म में होता है, और मिश्री जो होता है वो नॉन रिफाइंड फॉर्म में होता है। मिश्री इज गुड फॉर योर हेल्थ, बट चीनी इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि चीनी केमिकलाइज्ड फॉर्मेशन में बनता है, और मिश्री जो होता है वो एकदम रॉ गन्ना को, गन्ना का रस जम के ही होता है। अगर कभी शुगर लेना है तो मिश्री लिया करो, नॉट शुगर। वो उसमें भी मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका भी है, मैंने वो भी शुगर प्रोन है, बट दैट इज, मैंने ठंडा करता है तुम्हारे बॉडी। शुगर तुम्हारे बॉडी को ठंडा नहीं करता है, तो थोड़ा सा भी दे तो बॉडी को गर्म ही करता है। लेकिन तुम अगर मिश्री लेते हो, जैसे गर्मी के टाइम पे मिश्री का शरबत होता है, खाए हो कभी मिश्री? हाँ, तुम लोग को उधर उतना होगा नहीं, ये सब साइड में हम लोग गर्म जगह में रहते हैं ना सर। हम लोगों को ठंडा रहने के लिए जैसे कोकोनट वाटर, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ शरबत का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें मिश्री पानी एक अनदर पॉइंट है। ठीक है, मिश्री, और उसमें सौंफ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सौंफ को इंग्लिश में क्या बोलेगा? और सौंफ या मोरी, हम लोग उसको बंगाली में मोरी बोलते हैं। वो एक तरह का होता है ना, खाने के बाद तुमको सौंफ पता है ना? बस समझ गए। सौंफ या मोरी, मोरी जिसको बोलते हैं, उसको मिश्री में डाल के गर्मी के टाइम पे पिया करो, वहाँ मजा लगता है, ऐसा लगता है कि क्या पी रहे हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। किसी को भी अच्छा लगेगा, उसको थोड़ा सा बनाने का तरीका होता है। तुम लोग पिए रे कोई मिश्री शरबत मोरी দিয়ে কেউ খেয়েছে? অনলাইনে জিজ্ঞেস করছে। হ্যাঁ স্যার। ভালো লাগে? হ্যাঁ স্যার। এখনো করে মাঝে মাঝে। এখনো করে মাঝে মাঝে। খাবি, ভালো জিনিস। সুগার থাকলে খাবি না কারো, शुगर रहने से बहुत भयंकर शुगर बढ़ जाएगा। अदरवाइज वेरी हेल्दी एंड टेस्टी। गर्मी के टाइम पे तो मुझे बड़ा मजा आता था, रात को भिगाना पड़ता है, वो मिस्ट्री गलने में टाइम लगता है। मुझे याद आ रहा है, मुझे पीने का मन कर रहा है। अभी ठंडा है लग जाएगा बोल के घर पे बनेगा नहीं, बट गर्मी के टाइम पे मैं कम से कम हफ्ते में एक आध बार तो पी लेता हूँ। मिश्री और एक चीज का भी बनता है, उसका भी पानी बहुत अच्छा होता है। वो उसमें तो शुगर बहुत कम रहता है, वो ताल का होता है। वो पाम पाम नहीं होता, पाम कैंडी किसको बोलते हो तुम? पाम पेड़ देखो, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ताल। उसका भी एक कैंडी बनता है, वो कैंडी से भी मिश्री बनता है, दैट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। स्पेशली ठंड के टाइम पे ज्यादा लिया जाता है उसको। वो अंदर से शरीर को गर्म रखता है, उसको ताल मिश्री बोलते हैं। सब बहुत चीजें हैं, चलो छोड़ो। ठीक है। अच्छा, तो फिर ये हो गया एग्रीकल्चरल मैटर्स में, जब गन्ना और बिजनेस एक साथ आ जाए तो उसका एग्रीकल्चरल को अलग से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ऐसा करके, और मैन्युफैक्चरिंग को अलग से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा।
आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को लिख लिख के भी कर सकते हो, बट मैं उतना लिखाने के लिए अभी टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा जल्दी होता है अभी। आप लोग बाद में आराम से अपनी कॉपी में उतार लेना और इसको क्वेश्चन को पिन डाउन कर लेना, ठीक है? इतना तो कर ही सकते हो, और फिर क्या हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। मिस्टर बी, अरे यार क्या हो गया, मिस्टर बी grows sugarcane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory, ठीक है? 30% of sugarcane produce is sold for rupees 10 lakh. 30% of sugarcane produce is sold for rupees 10 lakh, and the cost of cultivation of such sugarcane is rupees 5 lakh. The balance sugarcane माने 70% जो बच गया उसका cultivation is 14 lakh cost of cultivation, and the current market value of the same is 22 lakh. After incurring 1.5 lakh in the manufacturing process on the balance sugarcane, the sugar was sold for 25 lakh. Compute B's business income and agri income. ये जो B है इसमें इसका बिजनेस इनकम भी है, इसमें इसका एग्री इनकम भी है, ये निकालना है। निकालो, क्वेश्चन आपके सामने है, निकालो। ये सबको क्वेश्चन समझ में आया? अभी जो एग्जांपल्स मैंने आपको पढ़ाया वही कॉन्सेप्ट से बना हुआ क्वेश्चन है। एक सेकेंड, करो। 2 मिनट दे रहा हूँ सर, करो। कर रहा है तुम लोग? हाँ बोल। यस सर। देखो, जो लोग समझ नहीं पा रहे हो मैं उनको फटाफट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक चीज तो करना जरूरी है, जैसे बिजनेस इनकम और एग्री इनकम को अलग करना जरूरी है, ठीक है? तो आप किसी को भी आगे निकाल सकते हो अगर बिजनेस इनकम को आगे निकालना है, यहाँ पर जैसे दिया है। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको आगे करना है उसको बाद में करना है। वॉट एवर यू अंडरस्टैंड फॉर यू कैन डू दैट, बट इतना करो कि ताकि एग्जामिनर को समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर एक बिजनेस इनकम का कॉलम बना लेना और एक एग्री इनकम का कॉलम बना लेना। अब 2 कॉलम भी बना सकते हो, उसके लिए अलग से एक कॉलम में भी बन सकता है।
तुम्हारा सेल ऑफ शुगर, ठीक है, सेल ऑफ शुगर जो आपका बिजनेस इनकम को दर्शाता है, और एग्रीकल्चर इनकम जहां पर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो उसका उसको दर्शाता है। तुम मुझे इतना बताओ कि तुमने चीनी बेच के कितना कमाया। देखो तो यहाँ पर कहाँ से कौन सा पॉइंट आपको दिखा रहा है। देखो यहाँ पर बोला है आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन द शुगर वाज सोल्ड फॉर ₹25 लाख। दैट मीन्स तुमने चीनी बेचा 25 लाख का, ठीक है। ये जो 25 लाख का तुमने चीनी बेचा, इसको प्रोसेस करने में तुम्हारा खर्चा हुआ 1.5 लाख का, और ये 25 लाख का चीनी का मार्केट वैल्यू कितने का है? 22 लाख का। कहाँ पता चला? देखो और ध्यान से देखो, मिस्टर बी ग्रोज शुगर केन, यूज द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। टोटल जितना 100% शुगर केन उसके पास है, तो 100 में से 30%, ठीक है, 30% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर ₹10 लाख। ये 30% का वैल्यू कितने का है मार्केट का? 10 लाख में सेल किया। तो 30% तो इधर गया, 70% का क्या है? अच्छा, ये जो 10 लाख का चीज है, ये जो 10 लाख का है, इसको कल्टीवेट करने में कितने का खर्चा हुआ? 5 लाख का। तो 5 लाख का प्रॉफिट तो दिख रहा है, ठीक है। बाकी जो 70% है, बाकी जो 70% है वो 14 लाख का है। बनाने में मैंने इसका सीओसी पड़ गया 14 लाख का, 70% का। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 14 लाख का, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू है 22 लाख का। मैंने मार्केट में बेचने जाओ तो 22 लाख, लेकिन उसके ऊपर और 1.5 लाख का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के बाद वो मार्केट में बिका है 25 लाख का, ठीक है। दैट मीन्स दैट मीन्स कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इधर, कि भाई मैंने एक ऐसा शुगर कैन बेचा जिसका मार्केट प्रोसीड्स है 25 का, मार्केट वैल्यू ऑफ दैट 70% शुगर का मार्केट वैल्यू है 22 लाख का, और मेरे को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लग गया 1.5 लाख का। तो 25 में से 22 निकालो और 22 में से 1.5 निकालो, मैंने सॉरी 25 माइनस 22 माइनस 1.5, तो कुल मिला के आपका बचता कितना है? 1.5 लाख। ये 1.5 लाख आपका बिजनेस इनकम। बोलो कोई डाउट, कोई शक? चल, हाँ कोई मुझे बोल सकते हो सर हमें तो फिर 14 लाख लेना चाहिए था, हम 22 लाख क्यों लेंगे? नहीं सर, हम तो बेच तो 25 लाख में रहे ना। 25 लाख में बेच रहे हैं, जिसमें से 1.5 लाख तो प्रोसेसिंग का कॉस्ट है, और प्रोसेस किस पे कर रहे हैं? जो 22 लाख मेरा मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर और 1.5 लाख लगा के टोटल 23.5 लाख का मेरा मार्केट वैल्यू बन रहा है। तो प्रोसेसिंग के ऊपर बोलो या फिर इसके ऊपर बोलो, मैंने और 1.5 लाख का प्रॉफिट लगाया। प्रोसेस किया उसके ऊपर भी तो प्रॉफिट लगाऊंगा, नहीं या फिर मैं प्रोसेस का कॉस्ट को ही बेच दूंगा मार्केट में? ऑब्वियसली नहीं। तो उसके ऊपर बेच के मैंने 25 लाख, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 1.5 लाख। तो दैट 1.5 लाख इज माई बिजनेस इनकम। जो मैं कमाऊंगा वही ना मेरा इनकम है। तो मार्केट में बेच के मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यही कमाया, तो यही मेरा इनकम है। तो 1.5 लाख मेरा इनकम है। एग्री का क्या है? एग्री का हिसाब क्या बनेगा? सर हमने टोटल 100% एग्रीकल्चर किया, उसमें से 70%, देखो ये जो बिजनेस को करने के लिए मैंने जो मैंने शुगर केन को यूज किया, वो कितने परसेंटेज का था? 70%। जिसका मार्केट वैल्यू कितना है? 22 लाख का है। ये 22 लाख का शुगर केन को बनाने के पीछे आपका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 14 लाख का, ठीक है। तो ये जो 8 लाख है, ये आपका बिजनेस इनकम नहीं, दिस इज योर इनकम फ्रॉम एग्री। एग्री क्लियर हुआ पॉइंट? 14 मैंने बेसिकली घटना क्या घटा, मैं मानो किसान हूँ, गन्ना किसान, क्या किसान में गन्ना किसान, ठीक है। एक मूवी याद आ गया, आप लोगों ने देखा? देखना जरूरी है। इसका नाम है, इसका हीरो का नाम है, काफी फेमस हीरो है, एक्टिंग अच्छा करता है। अरे बोलो ना। हीरो लाइक नहीं है, इट्स नॉट लुक लाइक अ हीरो बट इज अ वेरी फेमस हीरो। हाँ सीरियसली, मैंने हीरो मार का लुक नहीं है उसका, बट बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, और काफी अच्छा अच्छा मूवी किया है रिसेंटली।
वो एक गाना नहीं है, तो बंजा गली बनारस की, मैं शाम तलक ढूंढूं तुझको, ऐसा करके। अरे क्या नाम है उसका, नटराजा है, राजकुमार, राजकुमार। राजकुमार का एक मूवी देखा था, मोस्ट प्रोबेबली मूवी का नाम है डॉली की डोली, मोस्ट प्रोबेबली डॉली की डोली, वो में भी। हाँ, लड़की वो भगा के लेके जाता है, ऐसा कुछ है ना, माने वो लुटेरी दुल्हन टाइप का कुछ था। लुटेरी दुल्हन, हाँ हाँ, हाँ। डॉली की डोली। इस मूवी में वो राजकुमार राव जो बना था ना सर, वो गन्ना किसान बना था। और उसका फैमिली गन्ना किसान का काम करता है, तो काफी अच्छा। हरियाणा में यहाँ कहीं पर ऐसे इसको पिक्चराइज किया गया था बस, गन्ना किसान हूँ, गन्ना किसान ऐसे करके बात करते हैं हरियाणी लोग थोड़ा। तो बड़ा फेमस डायलॉग है ना, गन्ना किसान। देखना मूवी तो समझ में आएगा कि कैसे कॉमेडी है, मैं करने से थोड़ी ना समझ में आएगी। गन्ना किसान, तो जब चलो मैं 2 मिनट के लिए बन जाता हूँ गन्ना किसान, तो मैं, मेरा गन्ना जमीन में उगाया 14 लाख का, उसको मैं बेचा 22 लाख में। किसको बेचा? फैक्ट्री को बेचा। ये 14 लाख का चीज 22 लाख में बेचा, ये किस किस चीज का वैल्यू है? शुगर केन का वैल्यू। पहला बात तो ये समझ लो, गन्ना का वैल्यू है 22 लाख। अब ये 22 लाख का गन्ना मेरे से कौन लिया? सपोज मेरा ही फैक्ट्री लिया, फिर उस पे मैंने 1.5 लाख का प्रोसेसिंग करके चीनी बनाया, फिर मैं वो चीनी को मार्केट में 25 लाख में बेचा। तो मैंने बिजनेस इनकम किया 1.5 लाख का, और मैंने एग्री इनकम किया 8 लाख का। ये है सरकार का हिसाब, ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिसाब, कि आपका एग्री में कितना जाना चाहिए और आपको बिजनेस में कितना डालना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक कहानी बाकी रह गया। वो कहानी है, ये तो 70% का हिसाब रहा, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये तो 70% का हिसाब है। लेकिन किसका हिसाब अभी भी बाकी रह गया? सर, हमने जो 30% का हिसाब तो किया ही नहीं। कर लो ना। 30% का हिसाब तो ये था कि 5 लाख बनाने में खर्चा पड़ा और 10 लाख में बेचे। तो 10 का चीज 5 में कॉस्टिंग किया, तो कितना पड़ेगा? 10 का चीज 5 में कॉस्टिंग किया तो कितना पड़ेगा? 5 लाख। ये भी एग्रीकल्चर में ही जाएगा ना। सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ शुगर केन 30%, 10 लाख का, ये सीधा सीधा शुगर केन मार्केट में बेच दिया। ये मैं फैक्ट्री को नहीं दिया, इसको मैं चीनी बनाने के लिए मेरे फैक्ट्री में नहीं लाया, ये मैं सीधा शुगर केन किसी और को दिया। वो किसी फैक्ट्री को भी दे सकता हूँ, बट मेरा फैक्ट्री को तो नहीं दिया। अब वो शुगर केन को ले जाके कहाँ चीनी बनाया, या मार्केट में फल की तरह, फ्रूट्स की तरह बेचा, मुझे क्या। मैंने उसको डायरेक्टली जमीन से बेच दिया, फैक्ट्री में लेके नहीं गया, चीनी बनाने की प्रोसेस में नहीं लेके गया, किसी और को दे दिया। कितने में दिया? 10 लाख पे। कॉस्टिंग किया था 5 लाख, प्रॉफिट कितना किया? 5 लाख। तो ये भी मेरा एग्री इनकम। तो टोटल मेरा एग्री इनकम कितना हो गया? पहले 8 लाख, इधर 5 लाख, कितना? 13 लाख। और मेरा बिजनेस इनकम कितना है? 1.5 लाख। इस तरह से बाइफर्केशन होगा। इस तरह से एग्री और बिजनेस इनकम को बाइफर्केट करना। क्लियर है? बाइफर्केशन क्लियर है? समझ में आ गया सबको? बोलो सर। স্যার বিজনেস ইনকামটা আরেকবার বলবেন? এই গাধা, শোন শোন শোন, আমি চিনি বানালে তবেই না বিজনেস, গন্না বেচলে বিজনেস নয়। ঠিক আছে? বুঝতে পারলি কথাটা? হ্যাঁ স্যার। চিনি বানিয়ে বিক্রি করলে বিজনেস হবে, আখ বিক্রি করলে বিজনেস হবে না। মাথায় ব্যাপারটা ঢোকা প্রথমে। মানে স্যার আমি বুঝতে পারলাম না বলতে। বল বল, কি হ্যাঁ, বুঝতে পারিস নি? বলছি যে উম, আমাদের যে লাভটা হয়েছে চিনি বিক্রি করে 25 লাখ টাকা, সেখান থেকে মার্কেট ভ্যালুটা কেন বাদ দিলাম এটা বুঝতে পারিনি। 25 লাখ টাকার মার্কেট, এইখানেও তো দেখিয়েছিলাম 3 লাখ টাকার মার্কেট ভ্যালু ছিল। আমার এক্সাম্পলটা দেখ, এটাকে বানাতে খরচা কত হয়েছিল? 50,000। তাহলে আমার এগ্রিকালচার ইনকাম কত হবে? 2.5 লাখ। তাহলে মার্কেট ভ্যালু থেকে কস্ট অফ কাল্টিভেশন বাদ দিলে আমি পেবো এগ্রিকালচার ইনকাম। এখানেও তো তাই করলাম। 25 লাখ টাকার চিনি এগ্রিকালচারাল বিক্রি ইনকামটা করেছি, বুঝতে পেরেছি। 25 লাখ টাকার চিনি বিক্রি করেছি, 22 লাখ টাকা আমার ফ্যাক্টরিতে চিনির কস্ট পড়েছে। মানে সুগার কেন্টার মার্কেট ভ্যালু 22 লাখ টাকা। हेलो? अरे गधा सुन, मैं क्या बोलेगा तुम लोगों को, एक सेकंड रुको।
ये शुगर केन भी मेरा है, लेकिन मैं शुगर केन को फैक्ट्री में लेके जा रहा हूँ। ये शुगर केन मैंने खेती किया सर, मैंने ये मेरा कल्टीवेट हुआ है। जब मैं इसको कल्टीवेटेड लैंड से जब मैं इसको कल्टीवेटेड लैंड से फैक्ट्री में लेके जा रहा हूँ, तो ये मैं फैक्ट्री को भेज रहा हूँ ना सर। तो बेसिकली इसको ऐसे देखो कि ये फैक्ट्री ने मेरे से खरीदा। हेलो, मेरा ही फैक्ट्री है, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। मेरा ही फैक्ट्री है, पर फैक्ट्री अलग है, एग्री इनकम अलग है, एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट अलग है। मैं एक किसान हूँ, मेरा फैक्ट्री भी है, लेकिन फैक्ट्री मेरा बिजनेस का है। मैं फैक्ट्री में मैं बिजनेसमैन हूँ, और एग्रीकल्चरल लैंड में मैं किसान हूँ। तो किसान ने जब फैक्ट्री को दिया, भले ही वहां का भी ओनर मैं ही हूँ और इधर किसान भी मैं ही हूँ, ठीक है, लेकिन किसान ने जब फैक्ट्री को दिया तो उसका नेचर बदल। तो फैक्ट्री उसको 22 लाख को अपना कॉस्ट देख रहा है। फैक्ट्री चीनी बनाने के लिए गन्ना का कॉस्ट को 22 लाख का कॉस्ट को कॉस्ट मान रहा है, उसमें 1.5 लाख का प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाया। तो बिजनेस में रियल बिजनेस का इनकम क्या बनेगा? रियल बिजनेस का इनकम 25 में से 22 में से 1.5 माइनस करके बनेगा, क्योंकि वो फैक्ट्री लेवल का कॉस्ट है। फैक्ट्री इसको एक समझो कि ये फैक्ट्री ने सपोज 22 लाख से परचेस किया। मैंने जब आपको पीएल बना के दिखाया, उसमें 3 लाख टका टू परचेस करके नहीं दिखाया, या टू ओपनिंग स्टॉक करके नहीं दिखाया। देखो मेरा एग्जाम्पल में, इसका मतलब कि वो स्टॉक परचेस करना पड़ता है फैक्ट्री को, किससे? फार्मर से। अब अगर मैं फार्मर हूं तो मैं अपने आप को दे रहा हूं, अगर मैं फार्मर नहीं हूं तो किसी और से खरीदना पड़ेगा, है ना? अगर मेरा फार्मिंग नहीं है लेकिन मेरा मिल है, ऐसा ऐसा भी होता है कि मेरा फार्मिंग नहीं है लेकिन मेरा प्रोसेसिंग यूनिट है। तो तुम फार्मर हो, तुमसे लेके मैं खरीद के बेचूंगा, मैंने चीनी बना के बेचूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल में चीनी का फैक्ट्री बहुत है, अभी तो कम हो गया, अभी मैक्सिमम चीनी फैक्ट्री बिहार साइड में भी बहुत है, यूपी साइड में, क्योंकि अदर मैक्सिमम गन्ना का खेती यूपी बिहार में होता है, ठीक है, स्पेशली यूपी मध्य प्रदेश साइड में ज्यादा होता है, हरियाणा में। पहले के जमाने में ब्रिटिश पीरियड में वेस्ट बंगाल में चीनी का फैक्ट्री होता था, क्योंकि ब्रिटिश का कैपिटल था ये। अब चीनी का फैक्ट्री इधर, लेकिन इधर शुगर केन का प्रोडक्शन उतना नहीं। शुगर केन प्रोडक्शन हिस्टोरिकली यूपी साइड से ज्यादा होता था, उधर से शुगर केन लेके आता था, फिर इधर चीनी प्रोडक्शन करता था। और चीनी प्रोडक्शन करने के लिए उस टाइम पे इंडिया में चीनी प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, वो चीनी प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया में लोग उतना चीनी नहीं खाता था उस टाइम, ये चाइनीज लोग चीनी फैक्ट्री में काम करने के लिए आता था, फिर हम लोग उनका नाम दिए चीना। जो चीनी फैक्ट्री में काम करेगा वो चीना, ठीक है। मैंने सॉरी, चाइना चाइनीज लोग काम करता है, तो शुगर का नाम दे दिया चीनी। यानी चीनी काम करता है फिर चीनी, चीनी शुगर को हम लोग चीनी क्यों बोलेंगे? चाइना के लोगों को चीनी बोलते हैं, लेकिन शुगर को चीनी क्यों बोलते हैं? बिग क्वेश्चन। ये इस तरह से नाम पड़ा उनका, क्योंकि शुगर केन फैक्ट्री में काम करते थे चीनी लोग, इसलिए हम लोग शुगर केन को, ओए चीनी लोग बनाते हैं चीनी, चीनी लोग बनाते हैं चीनी, इस तरह से शुगर केन का नाम चीनी पड़ गया, यानी शुगर का नाम चीनी पड़ गया, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, और कुछ रूल लिखते हैं। ए बुझते पेरे तो नाকি ना? হ্যাঁ স্যার। चलो नेक्स्ट, रूल के अंदर ही चलेंगे। तो 7 हो गया, 7A करो, 7B करो, और 8 करो। 7A रबर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? रबर। 7B कॉफी के बारे में बात करता है, और 8 टी के बारे में बात करता है। 7B का भी कुछ पार्ट है। 7B सबसेक्शन 1, 7B सबसेक्शन 1 में ग्रोन, क्योर्ड, ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें 75% एग्री इनकम
और 25% नॉन एग्री इनकम माना जाता है। और 7B सबसेक्शन 2 इसमें ग्रोन, cured एंड रोस्टेड कॉफी बीन्स रोस्ट होता है ना, मार्केट में बिकते हैं रोस्टेड कॉफी बीन्स, थोड़ा महंगा आता है ना, तो वो ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ये ग्रोन होगा, क्योर्ड होगा, रोस्टेड भी होगा। अगर ये प्रोसेस होता है तो उसका कॉन्सेप्ट टैक्स डिपार्टमेंट ने थोड़ा अलग करके रखा, बोलता है 65% एग्री एंड 35% नॉन एग्री। ठीक है, यहां तक लिख लिए। रबर में अगर रबर में बोलते हैं 65% एग्री एंड 35% नॉन एग्री। टी में बोलता है 60% एग्री एंड 40% नॉन एग्री। ये है रूल, एग्रीकल्चरल रूल जो कॉमर्शियली होता है। बस इसमें कॉफी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा याद रखना पड़ेगा कि कॉफी के क्वेश्चंस पे अगर ग्रोन एंड क्योर्ड बोला है तो 75% एग्री में जाएगा, 25% नॉन एग्री में जाएगा। और अगर ग्रोन, क्योर्ड एंड रोस्टेड भी होता है, और सरगम, क्योंकि रोस्ट करने से ही ना, रोस्ट करने से उसका एक अलग ही लेवल का मार्केट बन जाता है। तो हर कंपनी ये रोस्टिंग नहीं कर पाते, उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो जो बिजनेस ये करता है तो फिर वो 35% नॉन एग्री में डाल देगा और नॉट 10% बिजनेस इनकम मान लेगा और 65% एग्री में जाएगा। अब बिजनेस इनकम ज्यादा मानने में सरकार को सुविधा है, टैक्स डायरेक्टली ले सकता है। और नॉन, अगर एग्री में ज्यादा चला जाएगा फिर पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ता है, कभी कभी एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें सरकार को फायदा कम होता है। ये सरकार का मेन खेल है। माथा में घुस गया, माथा में घुस गया, बोलो रे। अरे हाँ ना, कुछ तो कहो। স্যার একটু দেখান Yes, পেজটা। sir. না মানে বুঝতে পারা গেল না। আমি তো অনলাইনে কোনো প্রপার আনসার পাচ্ছি না, মানে বোঝাতে পারলাম না নাকি? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি, বুঝতে Yes, পেরেছি sir. স্যার। বুঝেছি। হ্যাঁ স্যার বুঝতে আচ্ছা পেরেছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, चलो। अच्छा, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आप लोग फटाफट नोट डाउन कर सकते हो या फिर बाद में पिन डाउन कर लेना, अभी समझ लो। मिस्टर सी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लैटेक्स, लैटेक्स माने रबर। ठीक है, हम बोले सर रबर पढ़ाया, लैटेक्स नहीं पढ़ाया। ठीक है, क्या बोलेगा सर, थोड़ा इंग्लिश का मजबूत करो, किसको क्या बोलता है नहीं बोलता है। मैन्युफैक्चर ऑफ लैटेक्स, ठीक है। अब ये मैंने बेसिकली रबर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ऑब्वियसली इतना तो समझ में आएगी आपको, 65-35 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ग्रोन बाय हिम इन इंडिया, these are then sold in the market for 30 lakhs. The cost of growing rubber plants is 10 lakh and the manufacturing of latex is 8 lakh. Compute is total income. टोटल प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर आपको ये देखना है कि टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सी कॉम्प्राइजेस ऑफ एग्री एज वेल एज बिजनेस, ये आपको पहले ही मेंशन कर देना, क्योंकि रबर एक कमर्शियल क्रॉप है जिसमें एग्री एंड बिजनेस दोनों है, ये बात आपको पहले मेंशन कर देना चाहिए। फिर प्रॉफिट निकाल लो, 30 लाख का मार्केट वैल्यू है, मैंने मार्केट में बेचा, 10 लाख का तुम्हारा कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर है, और लैटेक्स बनाने में, रबर से लैटेक्स बनाने में 8 लाख का खर्चा हुआ। लैटेक्स देखे हो कभी कैसे होता है? सफेद होता है, शीट होता है लैटेक्स का, एकदम ना, जैसे मैंने क्या बोलेंगे, जैसे किसी पेड़ की छाल की तरह दिखता है जब लैटेक्स बना के उसको सुखाया जाता है। ये वेस्ट बंगाल में, अपने वेस्ट बंगाल में कोलकाता में ही है, रबर टेक्नोलॉजिकल एक इंस्टीट्यूट है, पढ़ा जाता है, रबर टेक्नोलॉजी का पढ़ाई होता है, सरकारी इंस्टीट्यूट है।
उसके सामने मैं बहुत बार देखा पड़ा रहते हुए, सुखाता है इसके टाइम पे, मैंने गर्मी में रोड में उसको सुखाया जाता है, रोड पे ही पड़ा रहता है, ये ज्यादा दूर नहीं, सॉल्ट लेक में है। सॉल्ट लेक का जो रास्ता बाईपास होके साइंस सिटी के टुवर्ड्स जाता है, उस रास्ते में मैं देखता था। अभी बहुत दिन मेरा इस तरह से जाना नहीं होता, बट मिलता था मुझे। कोई बात नहीं, तो 30 लाख इधर हो गया, 10 लाख इधर हो गया, फिर 8 लाख इधर हो गया, तो 12 लाख का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट आपको एग्री या नॉन एग्री में बांटना है। तो 12 लाख का 65% जितना होगा एग्री में जाएगा, 35% बिजनेस में जाएगा। दैट्स इट। बट कॉस्ट को माइनस करना ना भूले। बहुत लोग क्या गलती करते हैं जानते हो, 30 लाख को सीधा कर देगा, मैंने इसका कॉस्ट जो है उसको माइनस करना चाहिए ना। कॉस्ट को माइनस करेंगे तब ना बनेगा। तो लैटेक्स का हिसाब बोला है, तो पहले आपको 30 लाख से 10 लाख, फिर 10 लाख से 8 लाख, इस तरह से माइनस करने के बाद आपको फायदा हो, फायदा में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो। इनकी प्रॉफिट इनकम पे है, लॉस पे थोड़ी ना। तो इनकम करने से पहले कॉस्ट को माइनस करना जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स गलती क्या कर बैठते हैं, वो एकदम सीधा सोल्ड वैल्यू पे टैक्स लगा देगा, गड़बड़। इजी चीज मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया लैटेक्स का। 7B लिखा तो दिया, रूल 8 भी लिखा दिया, 7A 7B समझा दिया। ठीक ठीक ठीक, चलेगा, इनफ है। बस और कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। एक क्वेश्चन कराऊं क्या? अच्छा कर, एक क्वेश्चन कर तो। मिस्टर एक्स, एग्जाम्पल एक, मिस्टर एक्स gives the following information. Income under the head house property 1 लाख. Income under the head PGBP तो PGBP बोलने के बाद ना आपको थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता है। बोलता है सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड। इंडिया में कॉफी खेती होता है? कहाँ होता है? किस साइड में होता है? फिर मैक्सिमम कॉफी इंडिया की खेती होता है साउथ इंडिया में, कर्नाटका में होता है, केरल में होता है, विशाखापत्तनम में होता है, वाइजैक में। उसमें सबसे हाई क्वालिटी होता है वाइजैक में। वाइजैक में देयर इज अ वैली नोन एज आराकू वैली। कोई गए हो तुम लोगों में से आराकू वैली घूमने? एनीवन? ये साइनी बहुत घूमने जाते हैं, साइनी की चीज ये वो অনেক ঘুরতে যায়, কি বলে ऐसा কে আরাকু ভ্যালি গেছিস তোরা কেউ? না স্যার, আমি একবারই ঘুরতে যাই বছরে, অনেকবার নয়, কিন্তু আমি যাইনি সাউথ ইন্ডিয়ায়। না না, আমি জিজ্ঞেস করছি রে বাবা। ঠিক আছে, আরাকু ভ্যালি কখনো যদি যাস, ওখানে নাকি খুব ভালো, মানে एकदम क्या बोलते हैं उसको, लाइक ऑर्गेनिक कॉफी बनता है, और उसका कॉफी कोई भी इंडिया में नहीं रहता, सब फॉरेन चला जाता है, इतना वैल्यू है। जैसे बाकी कॉमर्शियली थोड़ा सा नॉर्मल जो कॉफी है वो साउथ में, तमिलनाडु में भी होता है, चेन्नई में भी हो, मैंने कर्नाटका साइड में भी होता है, केरल साइड में, केरल में चाय भी होता है, चाय भी होता है। मैक्सिमम चाय प्रोडक्शन होता है आसाम में, मैक्सिमम। इंडिया का 80% चाय आसाम अकेला बनाता है। और इंडिया का जो सबसे स्पेशल टी है वो दार्जिलिंग बनाता है, वो बहुत स्पेशल है। आप लोगों के अरुणाचल में होता है चाय का खेती? थोड़ा थोड़ा होता है, कहीं कहीं होता है पहाड़ी साइड में, मतलब एक्चुअली मैंने एक्सट्रीम पहाड़ी में भी नहीं होगा और लोअर में भी नहीं होगा,
एकदम मैंने मॉडरेट पहाड़ी है और ऐसे जगह में और जहाँ पानी ठहरेगा नहीं लेकिन ठीक ठाक वाटर भी मिल जाता है। पानी चाहिए होता है, पानी होगा पर वो निकल जाएगा, इतना बारिश चाहिए चाय की खेती में। लेकिन अगर एक्सट्रीम हिली रीजन है, लाइक एकदम जहाँ बर्फ गिरता है, दैट इज नॉट परफेक्ट फॉर चाय की खेती। उसमें लिए ना थोड़ा ट्रॉपिकल कॉन्सेप्ट भी चाहिए, मैंने थोड़ा टेम्परेट भी कॉन्सेप्ट चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, तब जाके चाय का खेती होता है। क्योंकि कितना घना पत्ता होता है देखिए चाय का, बहुत सुंदर होता है और बहुत मैंने डीप ग्रीन होता है उसका पत्ता जो होता है, इसके लिए चाहिए। तो मैं देखा दार्जिलिंग में तो बहुत अच्छा होता है और आसाम में तो एकदम भरा है। लोकल ब्रांड्स है अरुणाचल में, ये अरुणाचल में तो होना चाहिए, अगर ठीक ठाक रीजनल उसको एग्जीक्यूट कर पाता है, और होना तो चाहिए। अरुणाचल में बहुत कुछ बाकी है, अरुणाचल उस तरह से ना जिस तरह से अरुणाचल को मैंने मैंने क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लोर होना चाहिए, इकोनॉमिकली एज वेल एज कॉमर्शियली, किसी भी तरह से भी अरुणाचल को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं सरकार। उसका मेन रीजन और कुछ नहीं, ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज जब जितना जल्दी सॉल्व होगा उतना बढ़िया। काफी किया है अभी, पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है। बीच में अगर बांग्लादेश ना होता ना, ये बांग्लादेश ही चक्कर कर दी, इसके चक्कर में सारा खेल हो गया। नहीं तो ये नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट का जो ये जो फालतू का जो बीच बीच में जो इंसर्जेंसी क्रिएट हो जाता है, ये नहीं होता। ये बांग्लादेश के चक्कर में सारा चीज। अरे इसीलिए तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ये कोशिश कर रहा था, ये हसीना इंडिया के साथ मैच करता है, और ये बीच बीच में कुछ लोग आ जाते हैं जो एंटी इंडिया पॉलिसी। अब फिर से देखो बांग्लादेश चुप हो गया, पाकिस्तान के साथ डील कर रहा था, इंडिया छोड़ेगा? मैंने आपको ही बोलेगा सर ये एक सोवेरेन कंट्री को नहीं शोभा देता कि वो सोवेरेन है, वो किसके साथ डील करे उसका अपना। लेकिन जो जगह ऑलरेडी पाकिस्तान का ही था, हम तुमको आप वहां से हेल्प किए, तुम फिर से उसके साथ मस्ती करोगे और हम बैठे बैठे देखेंगे, ये होने नहीं दे सकता। भारत छोड़ेगा बांग्लादेश अगर प्रो पाकिस्तानी डील को बढ़ावा देगा, इंडिया किसी तरह से बांग्लादेश में शांति नहीं होने देगा, क्योंकि वो इंडिया के लिए खतरा है। क्योंकि ऑलरेडी उसके कारण से ही इंडिया ने 71 का वार लड़ा था, फिर से सेम चीज को दोहराएगा, रिपीट करेगा, ये मुझे नहीं लगता इंडिया ये चीज को कभी मानेगा। बाकी क्या बताए, छोड़ो। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, अच्छा वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड 5 लाख। expenses relating to coffee grown and cure. Income 100 other source। अच्छा ये पीजीबीपी था, अब ये अदर सोर्स आ जाएगा। अच्छा इसका अमाउंट है 1,50,000 और अदर सोर्स का इनकम है आपका 10,000। और एक इनकम दे दो यहाँ पर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U 20,000। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, जस्ट एक दे दिया। ये है क्वेश्चन, कैलकुलेट करो एज पर दी। ये मान के चलते हैं कि शिफ्ट आउट, ठीक है, शिफ्ट आउट फ्रॉम दी 115 BSc, ठीक है, शिफ्ट आउट करा दो। लिख देता हूँ, कैलकुलेट इनकम टैक्स, एज्यूम एसएससी is shift out from the 115 BSc, ठीक है। आंसर करते हैं।
computation of income under the head sorry computation of income for previous year, ऐसा करके दे दो। for previous year 24-25 assessment year 25-26 assessment year 25-26 ठीक है। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा टोटल करना है। इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख का है ना। इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी में लोचा कर दिया। क्या करेंगे? प्रॉफिट फ्रॉम कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, सपोज 5 लाख का आपने क्या किया? हाँ 5 लाख का, ये कहाँ चला गया? 5 लाख का आपका सेल हुआ है ना सर, 5 लाख का सेल हुआ और एक्सपेंस रिलेटिंग टू कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बोला 1.5 लाख का, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही बोला। तो 5 लाख आपका सेल है और 1.5 लाख आपका कॉस्ट है, बढ़िया है। तो प्रॉफिट फ्रॉम कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड 5 लाख से 1.5 लाख को हटाओ, 5 लाख से 1.5 लाख को हटाओ, जितना बनेगा उसका कितना परसेंटेज जाएगा? कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड है ना, तो 40-60 35 ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड है तो सर 65 65-35 सर। एक सेकंड मैंने कुछ गलत गलत लिखा है। मैं 65-35 लिखा है ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड में, यस गलत गलत लिखा यस दिया सर, सर। बुक के 60 हाँ अच्छे, हाँ हाँ हाँ। चेंज करो 60-40 होगा। मैं गलती से लिख दिया, नहीं नहीं मेरे नोट्स पे भी 60-40 लिखा है। मैं बोलने के टाइम पे ना वो रबर को देख के हुए बोल दिया, इसलिए मिस्टेक हो गया। 60-40 होगा सर, सॉरी चेंज करो सर। कहाँ लिखाया मैंने? एक सेकंड बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, छोटा सा चीज है ना, दिमाग में 65-35 रह जाएगा, एग्जाम में करके आ जाएगा, फिर बोलेगा सर हमने तो ठीक करके आया। कहाँ गया? ये 60-40 होगा रे। देखा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन भटका दुर्घटना घट जाती। ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड, तो एग्री में कितना जाएगा? 60, नॉन एग्री में 40, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? 5 लाख से 1.5 लाख हटाएंगे, कॉस्ट चला गया, इसका 40% मेरा बिजनेस इनकम हो जाएगा पीजीटी में। यस ठीक है ना। तो 1 लाख कितना होगा? 40,000। और इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डिटेल दिया था ना सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 10,000 का है, डाल दो। और हमें क्या बोला? हाँ 10,000 था, 10,000 था, 10,000 कुल मिला के आपका 1 लाख, 1,40,000, 10,000 कितना हो गया? 2,50,000 है ना, 2,50,000। और मैंने बोला था क्वेश्चन में कि देयर इज अ डिडक्शन अंडर एटीसी टू एटीयू, दैट इज अमाउंट अराउंड 20,000, ठीक है। तो आप एक काम करो, लेस, डिडक्शन ऑलवेज लेस ही होता है। ये कौन सा डिडक्शन से मेंशन नहीं किया, मैंने एग्जांपल के रूप में दे दिया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U 20,000, 20,000। तो आपका माइनस करके आ जाता है 2,30,000। ये 2,30,000 आपका क्या है? नेट इनकम, ठीक है। नेट इनकम पॉइंट टू बी नोटेड सर, नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो भी 5 हेड हैं
उस पांचों हेड में जो भी डिटेल्स रहेगा उसमें से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या क्या हेड था, 1 लाख का हाउस प्रॉपर्टी था, 1,40,000 का हिसाब करके बिजनेस इनकम निकला, और 10,000 का अदर सोर्स था। तो उसके बाद और कुछ था नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने देखा कि मेरा नेट इनकम है भाई इस बंदे का 2,30,000, ठीक है। लेकिन इसका एग्री इनकम का कुछ हिसाब किताब है, तो आपको क्या करना है, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन करना है। एग्री इनकम है ना इसका, क्योंकि उसने जितना बिजनेस इनकम किया 1,40,000 का, तो बाकी उसका क्या रहेगा, 40% अगर बिजनेस में जाएगा तो बाकी कितना रहेगा, क्या करेंगे, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। जिसमें हमें स्टेप 1 करना पड़ता है, नेट इनकम प्लस एग्री इनकम इक्वल्स टू जितना होगा, नेट इनकम कितना 2,30,000, एग्री इनकम कितना होगा 2,10,000 का, 2,10,000, ये 2,10,000 कहाँ से आया, क्योंकि 5 लाख से 1.5 लाख चला गया था तो बचता था 3.5 लाख, है ना। 3.5 लाख का 60%, सही बोला ना। 3,50,000 का 60%, क्योंकि आपने बिजनेस इनकम में 40 दे दिया था, तो बाकी 40%, 60% कहाँ जाएगा, बाकी 60% एग्री में आ जाएगा। इन दोनों को टोटल करो, 4,40,000, 440। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट टैक्स अप टू 2,50,000 नील, ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 4,40,000 एट द रेट, सॉरी 4 लाख, हाँ, एट द रेट कितना 5%। तो 2.5 लाख से 4,40,000 तक जाओ, 2.5 लाख से 4,40,000 कितना हो जाएगा सर, 1,90,000 ना, 9,500 या 19,500, अच्छा, 9,500। 9,500। 9,500, सबने सही बोला, सभी ने बोला 9,500, इसका मतलब मेरा हिसाब गलत है, ठीक है, 9,500। फिर यहां से ये तो हो गया स्टेप 2। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करते हैं, बेसिक लिमिट प्लस एग्री ना, बेसिक लिमिट प्लस एग्री, मैंने 2,50,000 प्लस 2,10,000, 2,50,000 प्लस 2,10,000, 2,50,000 प्लस 2,10,000, टोटल हो जाता है आपका 4,60,000। अभी 4,60,000 पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है स्टेप 4 में। अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, 2.5 टू 4.6 लाख एट द रेट 5%, कितना हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख नहीं, So 10,500। 10,500। टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा स्टेप 5 में, स्टेप 2 माइनस स्टेप 4 ना, स्टेप 2 माइनस स्टेप 4। स्टेप 2 था 9,500, है ना, ये इसका ज्यादा है, स्टेप 2 स्टेप 4 ज्यादा है, यस सर, नेगेटिव আসছে नेगेटिव आ रहा है, -1000। 9,500 माइनस 10,500 नेगेटिव आ रहा है। ऐसा नॉर्मली तो होना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, एज पर द एग्जाम्पल हो गया। इसको आप लोग थोड़ा चेंज करके भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो मेरा जो एग्जाम्पल्स था इसमें नेगेटिव आ गया, अब नेगेटिव तो होता नहीं है, तो टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेटली 0 बन जाएगा, -1,000 ना, -1,000। यस सर। और -1,000 में क्या लगेगा, तो नेगेटिव इनकम है, तो नो टैक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एज यू ऑल नो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में कि नॉर्मली स्टेप 2 ज्यादा आता है, स्टेप 4 कम आता है, फिर टैक्स लायबिलिटी होता है, फिर उसमें हम लोग सेस लगा देते हैं
और टैक्स लायबिलिटी निकल जाता है। बट अकॉर्डिंग टू माई, इसमें थोड़ा डिजिट चेंज कर देते तो शायद हो जाता, बट इतना तो आप कर सकते हो, है ना। थोड़ा डिजिट चेंज करके भी कर सकते हो। तो मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने गलत नहीं बोलेंगे, ऐसा भी हो सकता है ओरिजिनल लेवल में कि भाई टैक्स लायबिलिटी नील आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो फिर हमें टैक्स देना नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ टैक्स होता तो मजा आता। ठीक है, नो टैक्स लायबिलिटी। তোমরা সবাই বুঝতে পারলে बोलो सर कि अगर इस तरह से हाँ सब सर। मिक्स अप करके रहेगा हमें करना है। इसमें टैक्स यस लायबिलिटी सर। हुआ नहीं है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने किया टैक्स लायबिलिटी होता है, वो चीज का ध्यान रखिएगा। ओके 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 ओके, अच्छा और भी कुछ बातें हैं, बात जरा खत्म ही नहीं होता। मैंने जितना भी पढ़ा दो मुझे लगता है कम ही हो गया, और चाहिए और चाहिए, क्या क्या पढ़ा है। एक कॉन्सेप्ट देख लो सर, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, ये थोड़ा सा ना हटके पॉइंट है, ये आजकल बहुत पूछता है। इनकम फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग विच इज ओन्ड एंड ऑक्युपाइड बाय द रिसीवर, ये इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं सर। ये एग्रीकल्चरल लैंड जहां होता है, एग्रीकल्चरल लैंड जिस जगह में होता है उसके जमीन के आसपास में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को रखने का एक जगह होता है, उसे फार्म हाउस भी कहते हैं। आज के डेट में काफी लोग फार्म हाउस को अलग पर्पस में यूज करते हैं, वैकेशन हाउस, वेडिंग डेस्टिनेशंस, है ना, काफी सारे लग्जरी काम पे लोग यूज करते हैं। कि शहर में इतना गंदगी हो गया, फिर गांव गांव जैसे एनवायरनमेंट में जाके, लेकिन उसको गांव नहीं रखता है, सारा फैसिलिटीज होता है उधर ठीक है, और फिर वो फार्म हाउस लोग भाड़े पे दे देते हैं, करोड़ों का भाड़ा रहता है। ठीक है, अगर 5 करोड़ का शादी है तो 1 करोड़ तो फार्म हाउस ही ले लेता है, सारा अरेंजमेंट करेगा, फार्म हाउस का भाड़ा लेगा, उसमें घर बना देता है, गेस्ट को रखने का जगह दे देता है ना, एक स्विमिंग पूल टाइप का बना देता है, लोग आके रहेगा, एकदम अलग ही लेवल का फार्म हाउस हो जाता है। कोई भी बड़ा शहर से 15-20 किलोमीटर की दूरी में इस तरह का जगह दिखता है, जो है तो ऐसे गांव मैंने विलेज एरिया में ही है, बट इट्स अ डिफरेंट वैल्यूएशन उसका। Now there is a concept की income from the farm building which is owned and occupied by the receiver of the rent or revenue of any such land, or occupied by the cultivator or the receiver of rent in kind or of any land with respect to which or the produce of which any process discussed above is carried out would be agricultural income। ठीक है, नॉर्मली एग्रीकल्चरल के फार्म लैंड से जो भी आएगा वो फार्म बिल्डिंग से जो है एग्रीकल्चर होना चाहिए। However, the income arising from the use of such farm building for any purpose, including letting for residential purpose or for the purpose of business or profession, other than agricultural concept जो हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, would not be agricultural। सिंपल बात है, ठीक है, कि अगर एग्रीकल्चरल पर्पस में वो फार्म हाउस यूज नहीं होगा तो फिर उसमें से जो भी इनकम निकलेगा वो एग्रीकल्चर इनकम माना ही नहीं जाएगा, वो सीधा बिजनेस इनकम माना जाएगा। भले ही आप बोलोगे नहीं हम तो अपने फार्म हाउस में कर रहे हैं, फार्म हाउस में क्या कर रहे हो? अगर फार्म हाउस का काम फार्म हाउस का तरह है तो फार्म हाउस है, अगर फार्म हाउस का काम फार्म हाउस के अलावा कुछ और है तो फिर बिजनेस है, फिर ओपीजीबी में चार्ज हो जाएगा। फर्दर इनकम फ्रॉम सच फार्म बिल्डिंग वुड बी एग्रीकल्चर इनकम ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। और एक बात भी ध्यान देना पड़ता है कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम सच फार्म बिल्डिंग वुड बी एग्रीकल्चर इनकम ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब ये क्या कंडीशंस है? एक फार्म बिल्डिंग जो एग्रीकल्चरल लैंड के पास या एग्रीकल्चरल लैंड के बीच में है, उसका क्या कंडीशन फुलफिल होने से हम उसे एग्रीकल्चरल लैंड मान सकते हैं या फिर उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मान सकते हैं? पहला बात है द बिल्डिंग शुड बी और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, जो बिल्डिंग है वो जमीन के बहुत ही आसपास में होगा। द रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू ऑफ द कल्टिवेटर or the receiver of rent in kind should be by reason of his connection with such land require it as a dwelling house or as a storehouse। ड्वेलिंग हाउस माने खेती बाड़ी को ड्वेलिंग करते हैं, उसको ड्वेलिंग हाउस भी बोलते हैं, या फिर स्टोर हाउस, जनरल रहना या स्टोर करना जो भी फसल उगता है। इन एडिशन टू द अबव कंडीशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस वुड बी सेटिस्फाइड। ये जो ऊपर में दो कंडीशन बोला इसके साथ और भी दो कंडीशन होना चाहिए। द लैंड शुड बी either assessed to land revenue in India or be subject to a local rate assessed and collected by the officer of the government as such।
And second, where the land is not so assessed to land revenue in India or is not subject to local rate, it should not be situated in any area as comprised within the jurisdiction of a municipality or a cantonment board and which has a population not less than 10,000, or it should not be situated in any area within such distance measured aerial distance, ठीक है, aerially in relation to the range of population as shown hereunder. माने कहना ये चाहता है कि नॉर्मली ये जो फार्म हाउस का बात चल रहा है, ये फार्म हाउस ऑब्वियसली किसी ना किसी गांव साइड में होता है। अब गांव साइड में होने के बाद ये जमीन का एक वैल्यू हो जाता है, लेकिन ये जमीन नॉर्मली गांव में है और फार्म हाउस के पर्पस में यूज हो रहा है तो उसका एग्रीकल्चरल इनकम मान लेंगे। अगर गांव में है पर उसमें बिजनेस हो रहा है, लाइक ये सब शादी ब्याह फंक्शंस हो रहा है, तो फिर वो बिजनेस इनकम मान लेंगे। लेकिन किंतु परंतु अगर कोई गांव का जमीन 10,000 वाला पॉपुलेशन एटलीस्ट, मैंने एक शहर है जिसका पॉपुलेशन है 10,000 और उसके कुछ किलोमीटर के अंदर ही वो जमीन आता है, भले ही तुम उस पर एग्रीकल्चरल का काम कर रहे हो बट वो जमीन और एग्रीकल्चरल नहीं माना जाएगा। इस चीज को इसलिए बोला है द लैंड शुड आइदर बी एसेस टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और भी सब्जेक्ट टू लोकल रेट। अगर उसमें लैंड रेवेन्यू इंडिया नहीं है या सब्जेक्ट टू लोकल रेट नहीं है उस जमीन का, तो फिर गवर्नमेंट उस पर इस तरह से टैक्स का कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं। इसको गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरह से क्लैरिफाई किया, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया, माने ये जो जमीन है वो कहां नहीं होना चाहिए, माने जहां होने से वो माने एग्रीकल्चरल लैंड और नहीं माना जाएगा, भले ही तुम उसमें एग्रीकल्चर करते हो। It should not be situated in any area within such distance measured aerially in relation to range of populations. अगर shortest aerial distance from the local limits of a municipality or cantonment board referred to in item A, that is जो आपको अभी बोल रहा था, अगर वो 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर है, लेस देन 2 किलोमीटर, और म्यूनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस। सेंसस मैंने जनगणना, जनगणना के हिसाब से अगर कोई शहर है और शहर का जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, कुछ शहर 10,000 से कम का भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिटी टाउन के बारे में बोल दिया कि मोर देन 10,000 वाला पॉपुलेशन और जमीन जो है विद इन 2 किलोमीटर के रेंज, ठीक है, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड विद इन दैट एरिया। अगर वो विद इन दैट एरिया में आ जाता है तो फिर हम उससे और एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बोल पाएंगे, भले ही उसमें तो एग्रीकल्चर करते हैं, फिर वो अलग ही लेवल का वैल्यूएशन आ जाता है ना उसका। तो इसलिए गवर्नमेंट इस तरह से अगर 10,000 का पॉपुलेशन से और विद इन 2 किलोमीटर के अंदर जमीन है तो एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन अगर 2 किलोमीटर के बाहर है तो एग्री है, वो झमेला में नहीं आएगा। अगर शहर का पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के अंदर वो जमीन आता है, 2 से 6, तो फिर वो जमीन जो रहेगा वो मैंने एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा, बट अगर 2 से 6 के बाहर है तो एग्री होगा। अगर शहर का जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है तो 6 से 8 किलोमीटर के अंदर जमीन रहेगा तो वो अर्बन लैंड माना जाएगा, 6 to 8 किलोमीटर के अंदर, उसके बाहर होने से ही एग्री मानेंगे। एक क्वेश्चन करने से अभी आपको पूरा चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो, नहीं तो माथा के ऊपर से जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ। शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड रेफर्ड टू इन आइटम ए, अगर 1 किलोमीटर के रेंज के अंदर है और शहर का पॉपुलेशन 9,000 का है, सिटी का सॉरी टाउन का पॉपुलेशन 9,000 का और जमीन 1 किलोमीटर के अंदर, would income derived from farm building situated in this area treated as agri income? The answer is yes, because पहला बात है कि मेरा मिनिमम पॉपुलेशन 10,000 होना चाहिए, जो कि इधर नहीं हुआ। किलोमीटर 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि गांव का जमीन है, तो गांव का जमीन से खेती होगी, इनकम होगा, तो एग्री इनकम ही ना माना जाएंगे उसको। सेकेंड पॉइंट बोलते हैं पॉपुलेशन 12,000 और लैंड जो है विद इन 1.5 किलोमीटर, तो पहला कंडीशन है कि 10,000 के ऊपर का जगह है,
10,000 के ऊपर का जगह अगर जमीन जो है लेस देन 2 किलोमीटर के अंदर आता है तो फिर वो एग्री लैंड नहीं है। तो इसलिए 12,000 का जनसंख्या और जमीन विद इन 1.5 किलोमीटर्स, तो इन दिस एरिया दे ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। द आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, यानी म्यूनिसिपल लिमिट जो है उसका जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है। लैंड कहाँ है? विद इन 2 किलोमीटर के अंदर, तो वो जमीन का अलग वैल्यूएशन है, वो एग्री लैंड नहीं है। तो एग्री लैंड नहीं है तो इनकम भी एग्रीकल्चरल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज 11 लाख का पॉपुलेशन है, बड़ा शहर। 11 लाख के पॉपुलेशन में तो रूल है सर कि 6 to 8 किलोमीटर के बीच में भी अगर जमीन है तो भी वो एग्री नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर तो 2 किलोमीटर बोला है, तब तो एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं। अगर जनसंख्या 80,000 का है, माने 10,000 से ज्यादा पर 1 लाख से कम, तो इसके केस में रूल कौन सा लगेगा? वो 10,000 वाला लगेगा, है ना। तो 10,000 के ऊपर बट 1 लाख से कम का रूल है कि अगर जमीन 2 किलोमीटर के अंदर वाला केस रहेगा। अगर 2 किलोमीटर के अंदर है तो उसको हम लोग अर्बन जमीन मानेंगे। अगर 2 किलोमीटर के बाहर है, माने 3 किलोमीटर में है, तो अर्बन जमीन नहीं है, इसको हम लोग रूरल जमीन मानेंगे। तो इसमें से जो भी इनकम आएगा वो एग्रीकल्चर हो जाएगा। देखो सर, 80,000 जमीन में 3 किलोमीटर के रेडियस में जमीन है तो एग्री एग्री इनकम हो जाएगा। क्योंकि नियम क्या बोलता है कि अगर 10,000 से ज्यादा पर 1 लाख से कम, रूल क्या है 10,000 से ऊपर जाएंगे तो 2 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। पर 10,000 से 1 लाख, 1 लाख क्या बोलते हैं? 2 से ज्यादा पर 6 से कम। और करंट एग्जाम्पल में क्या था? 80,000 का पॉपुलेशन था, 80,000 का। तो 80,000 के रूल में क्या आता है? 80,000 में 10,000 से ऊपर से लेके 1 लाख तक का नियम एक ही है। मैंने 2 किलोमीटर के अंदर अगर जमीन होता तभी वो अर्बन लैंड होता, क्योंकि 2 किलोमीटर के बाहर है तो रूरल लैंड है, मैंने गांव का जमीन है। गांव का जमीन है तो फिर इनकम भी एग्री वाला है। बोझा जाच्छे तो बोझा जाच्छे ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। यस सर। फिर इधर बोलता है कि 3 लाख, 3 लाख का पॉपुलेशन, 4 किलोमीटर में जमीन है, 1 लाख से ज्यादा 2 to 6 किलोमीटर का रेंज है, तो आराम से अर्बन लैंड है, तो नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। 12 लाख मैंने मोर देन 10 लाख, 6 to 8 इसका लिमिट है, नो होगा, मैंने एग्री इनकम नहीं होगा। 8,000 का पॉपुलेशन, 6 किलोमीटर में जमीन में कभी नहीं हो सकता। 8,000 मैंने तो बेसिक 10,000 का ही फुलफिल नहीं हो रहा है, तो 6 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया, नहीं एग्री इनकम है। 4 लाख का पॉपुलेशन मैंने मोर देन 1 लाख बट लेस देन 10 लाख, ठीक है, 7 किलोमीटर में जमीन में, 4 to 6 इज द लिमिट, सॉरी 2 to 6 इज द लिमिट, तो 7 किलोमीटर, यस एग्री इनकम। समझ रहे हो? नहीं, किलोमीटर भी समझना जरूरी है और पॉपुलेशन भी समझना जरूरी है। 10 लाख 50, 8 किलोमीटर मैंने मोर देन 10 लाख पे पॉपुलेशन है, जनसंख्या विद इन 8 मैंने 6 to 8, तो एग्री नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरल। एग्री नहीं है तो नो। मोर देन 15 लाख मैंने 10 लाख से ज्यादा, 6 to 8 होना चाहिए था, 9 किलोमीटर, तो एग्री है ना, नॉन एग्री नहीं है, एग्री है, यस। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल लैंड को स्पेसिफाई कर दिया। अगर किसी का शहर के आसपास का जमीन है ना, ठीक है, जैसे मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, इसके लिए आपको बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं है, हमारे घर के सामने ही जमीन है, एकदम कोलकाता में, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी में। यहाँ से कितना दूरी है? 3 किलोमीटर दूरी में जाएंगे, जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हैं। और न्यू टाउन से 1 किलोमीटर भी नहीं। अच्छा, न्यू टाउन अभी कोलकाता का सबसे ग्रोइंग एंड टॉप लेवल सिटी की तरह वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली न्यूटाउन मेन कोलकाता में आता है, तो इसका पॉपुलेशन हम लोग 10 लाख मान के चल रहे हैं। ऐसे 10 लाख पॉपुलेशन न्यूटाउन का है नहीं, न्यूटाउन का पॉपुलेशन हार्डली 1.5 लाख 2 लाख के आसपास होगा। लेकिन क्योंकि ये मेन कोलकाता के ग्रेटर कोलकाता के अंदर आता है, तो कोलकाता का पॉपुलेशन तो ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास है,
तो आराम से 50 लाख मैंने 10 लाख से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो न्यू टाउन के आसपास में अगर कोई जमीन होगा तो इसका नियम क्या है कि 6 to 8 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई जमीन होगा तो वो अर्बन लैंड माना जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ बहुत पास में। ये पूरा एरिया क्या है? ये पूरा न्यू टाउन, जितना सादा सादा दिख रहा है ये सब न्यू टाउन एरिया को कवर करता है। ठीक है, अब ये न्यू टाउन के आसपास में जैसे केष्टपुर तो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, कॉर्पोरेशन है, ये सॉल्ट लेक में आता है। केष्टपुर का कॉर्पोरेशन, ये केष्टपुर देख रहे हैं, ये सॉल्ट लेक कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। ये सॉल्ट लेक है, इसी कॉर्पोरेशन में केष्टपुर भी आता है। पहले नहीं था, अभी केष्टपुर सॉल्ट लेक में आ गया, काफी दिन हो गया। पहले ये राजारहाट गोपालपुर के अंदर आता था। राजारहाट गोपालपुर उधर पड़ता है, राजारहाट मैंने बागवेटी की उस साइड में पड़ता है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये न्यू टाउन के ये एरिया देख रहे सर, ये लुक एट दिस एरिया। ये घूनी देख रहे सर? हाँ, फिर इधर कुछ एरिया आता है, गोरंगनगर ऐसा करके कुछ गांव है। ठीक है, ये गोरंगनगर दिख रहा है, ढालाई ब्रिज, ये पूरा गांव एरिया है। इसका कुछ इमेज आ जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर जो बिल्डिंग्स है या जिस तरह का घर घर का हालत है, ये पूरा विलेज एरिया की तरह है। एक सेकेंड रुको, गोरंगनगर घूनी, ये देखो क्या लिखा है, घूनी पंचायत दिख रहा है? क्या दिख रहा है? देखो, क्या है, गांव है कि शहर है? गांव है, पूरा दिख रहा है, तो इमेज भी वही दिखेगा आपको। देखो, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन थोड़ा हाई होगा, इट्स फुल्ली विलेज एरिया। ठीक है, और इधर क्या लिखा है, बंगाली में लिखा है, जैंगड़ा हाथियाड़ा 2 नंबर ग्राम पंचायत, ग्राम पोस्ट घुनी, ब्लॉक राजारहाट, जिला 20 नॉट 24, कोलकाता 157। ये बंगाली में लिखा है, मैं पढ़ के सुना दिया। नाउ माई पॉइंट इज दैट ये जगह न्यू टाउन से कितना दूर है? ये जगह न्यू टाउन से कितना दूर है मुझे बताओ। ये सब हार्डली न्यू टाउन से, ये न्यू टाउन है। ठीक है, ये पूरा ये आलिया यूनिवर्सिटी, विश्व बांग्ला सरणी, ठीक है, ये पूरा इस तरह से न्यू टाउन है। और ये एरिया पूरा इस तरह से ऐसे करके एक पॉकेट की तरह इस तरह से बना हुआ है। इको पार्क देख रहे हो सर? ये इको पार्क है, ये देखो, ये इको पार्क है, आप लोगों का पसंदीदा पार्क। ठीक है, इको पार्क का पीछे वाला एरिया पूरा गांव है। तो इधर एग्रीकल्चरल जमीन आज भी है, लेकिन अभी इस जमीन का अनब शनब वैल्यूएशन है। यानी गांव का वैल्यूएशन तो बिल्कुल नहीं है। एक गांव का वैल्यूएशन नॉर्मली अगर वेस्ट बंगाल में आपको बोलूँ तो कट्ठा के हिसाब से या होता है डेसिमल के से, एक कट्ठा का दाम 3 लाख 4 लाख 5 लाख, अगर जोर से जोर 7-8 लाख टका काठा हो सकता है। इसका दाम तो इतना, कोई कोई जमीन जमीन तो 50 लाख 60 लाख में बिक रहा है, कोई कोई जमीन 1 करोड़ में बिक रहा है। मैंने जो जितना जो दाम बोल रहे ले रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द न्यू टाउन, क्योंकि न्यू टाउन एकदम बगल में है। मैंने इट्स लाइक जैसे 200 मीटर में न्यू टाउन, 300 मीटर में न्यू टाउन। अब जो लोग पर्सनल जगह खरीदना चाहता है खरीद, और ये सब जगह में सरकार नहीं जा सकता, मैंने हाटको नहीं जा सकता, मैंने न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, हाटको ये जगह नहीं ले सकता। ये एकदम पर्सनल ग्राम पंचायत एरिया पुराना है, ये इसको खरीदा नहीं गया हाटको के थ्रू से। जब न्यू टाउन बनाने का ओवरऑल प्लान के अंदर ये नहीं है, तो अब ये पर्सनल लेवल में लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोटिंग कर रहे हैं। मतलब जो लोकल प्रोमोटर्स है वो वहां पर प्रमोटिंग कर रहा है, फिर बड़ा बड़ा 5 तला 10 तला जितना वहां का लिमिट है बना रहा है, भरपूर बिक रहा है। मैंने साइड में गांव, फ्लैट भी गांव में ही बना है, लेकिन फ्लैट जब बन जाता है 10 तला 12 तला का तो क्या लगता है, उस गांव लगता है कि शहर लगता है? मैंने इतना बियर्ड, मैंने गजब बेकार चीज लगता है ना। मैंने शहर को शहर बनाओ या तो गांव रख लो, लेकिन ये शहर भी नहीं है गांव भी नहीं है, क्या बना है, खिचड़ी बच्चों। मैंने गांव जैसा जो सिचुएशन है, जो एक विलेज एरिया का हालत है वैसा ही हालत है, लेकिन साइड साइड में मैंने इतना इम्बैलेंस लगता है जो आंखों को अच्छा नहीं लगता। मैंने मैं इस एरिया में जाता हूँ कभी कभी, ठीक है, मेरा कुछ स्टूडेंट्स लोग भी है, और ऐसे भी कभी कभी भाई मेरे को लेके जाता है स्कूटी करके, बोले चल तेरे को घुमाने लेके जाए। मैं कहाँ जाएगा? बोले ये बहुत भीड़ भाड़ गाँव है। हाँ, बोले चल देख के आते क्या सिचुएशन है। ऐसे दिखा, बोले भाई ये मेरे को एकदम आंखों से अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार को कुछ करना चाहिए, पूरा एरिया को या तो पूरा तुम प्रॉपरली डेवलप करो, और ये जिस तरह का सिचुएशंस बना है ये बहुत इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, मुझे ये एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बोलेगा
कि चारों तरफ कोलकाता है और बीच में गांव है? हाँ, हाँ, जानबूझ के छोड़ दिया, मे भी कुछ कारण होगा, पॉलिटिकल रीजन होगा। मैंने इसको थोड़ा देखना चाहिए था। मैंने ये बहुत, इसमें बहुत लोग रहता है इस एरिया में, जानते हो ना, बहुत लोग रहते हैं, हाईली कंजेस्टेड एरिया। इसमें ये वाला एरिया नहीं आएगा, ये बागुएटी, केस्टपुर, ये तो टाउनशिप में आ गया, लेकिन इधर कुछ एरिया है पूरा, या तो स्लम है या तो गाँव। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर आप लोगों को एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चरल लैंड रिलेटेड एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया सर। और मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ है, कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएगा आपको, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेसिक्स में मुझे और कुछ नहीं बताना है। आई थिंक मैंने मैक्सिमम सारा चीज कवर कर लिया। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि सर आपको कवर करना चाहिए था पर नहीं किया, आप लोग प्लीज मुझे बताओ। सारा क्वेश्चन आंसर्स जितना भी है नोट्स के अंदर, आप लोग और भी किताब से जहां मिले वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, करके मुझे बताओ कि सर ये हमारा रेडी है बेसिक्स। फिर ना एक टेस्ट हो सर, अभी बेसिक्स के ऊपर एक टेस्ट हो। पुराना कॉपी वाला जो है वो सब मैं देख लिया, काफी सारे लोगों का कुछ गड़बड़ है, कुछ लोगों का ठीक ठाक है, बट अभी बेसिक्स के ऊपर एक टेस्ट हो। अच्छा हाँ, टेस्ट देना उसके पहले ना, कल मैं रेसिडेंशियल स्टेटस करा देता हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस देने के बाद आप लोग एक टेस्ट दो, फिर मैं सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करूँ। ठीक है? ओके सर, तो कल मिलते हैं रेसिडेंशियल ओके स्टेटस सर। के साथ। ओके सर, यस सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर, शाम को एफएम का क्लास होगा सर, सर बाय ऑनलाइन सर। करेगा? ठीक है, बाय सर। बाय सर सर, बाय। हाँ बोलो सर, बोलो। স্যার বলছি যে আমরা স্যার আইসিআই থেকে একটা নোটিশ এসেছে আমার সিগনেচারটা চেঞ্জ করার জন্য স্যার। জানো কি তুই শর্ট সিগনেচার করেছিস তো? হ্যাঁ, সিগনেচারটা বলছে যে ওটা চেঞ্জ করতে। ওটা ফুল সিগনেচার করতে হবে, পারবি না চেঞ্জ করতে ওটাকে? স্যার ওটাই জিজ্ঞাসা করছি যে কিভাবে চেঞ্জ করবো, একটু যদি বলে দিতেন। ওখানে গিয়ে আমি দেখছিলাম মানে আপডেট প্রোফাইল